Hello everyone, myself Anshika Gupta. Welcome back to my channel Commerce Educator. In this video, I am going to explain you the most important chapter for your class 12 boards accountancy issue of shares company accounts. And this chapter contains maximum marks in your exam. Let's start this video. So क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारे स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, राइट। तो सबसे पहले आपको शेयर्स का मीनिंग पता होना चाहिए। शेयर क्या है? कंपनी शेयर्स को इशू करती है अपने फंड को रेज करने के लिए, ठीक है। शेयर्स पता होगा। उसका आपको पता चलना चाहिए कि शेयर्स जो है, शेयर्स इशू होते हैं पार पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। होते हैं या नहीं होते डिस्काउंट पर? इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इसका मतलब होता है कि जब शेयर्स इशू हों फेस वैल्यू पर ही, इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जब फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू हों शेयर्स तो उसको बोलते हैं प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एंड शेयर्स इशू डिस्काउंट पर ऑल्दो नहीं होते हैं, बट इसमें एक्सेप्शन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। आई रिपीट, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू होते हैं, राइट। ये एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पर पता चला है कि शेयर्स इशू पार पे होते हैं, प्रीमियम पे होते हैं, डिस्काउंट पर नहीं होते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इसमें आपको आगे पता लगेगा कॉल्स इन एरियर का। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? एरियर का मतलब पहले समझो। एरियर का मतलब होता है कि पैसा ना मिलना, ठीक है। जिस भी कॉल पर हमें पैसा नहीं मिलता है वो कॉल्स इन एरियर हो जाती है कॉल। अब ये कॉल क्या है? कॉल का मतलब देखो, जब भी इशू शेयर करती है कंपनी तो इकट्ठा पैसा तो नहीं मंगाती है, ये तो क्लियर है ना। एप्लीकेशन आती हैं पहले, उसके बाद एप्लीकेशन पर पैसा आता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं शेयर्स को, उसके बाद हम कॉल्स के थ्रू अपना पैसा मंगाते हैं, ठीक है। तो ये कॉल की बात हो गई। तो कॉल सिनेरियो का मतलब जब हमें कोई भी शेयर होल्डर पैसे नहीं देता है कॉल पे तो कॉल सिनेरियो हो जाता है। कॉल सिनेरियो का ट्रीटमेंट सिंपल होता है। जैसे पार पे हमारी एंट्रीज क्या होती हैं? एट पार की जब हम लोग बात करें तो पार पे हमारी एंट्री होती है एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर जितना भी शेयर्स हैं उसका अमाउंट जितना गिवन एप्लीकेशन का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर नरेशन क्या हो जाएगा? बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट, उसके बाद जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें भी सेम अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका नरेशन क्या होता है? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की बात हो गई। उसके बाद जब अलॉटमेंट की हम लोग बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे मैं प्रीमियम की भी बताऊंगी एंट्री और पार की भी एंट्री बताऊंगी। तो जब हम लोग बात करते हैं पार की तो अलॉटमेंट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर। जब हम लोग अलॉटमेंट की बात करते हैं एट पार पे तो एंट्री होती है हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब पहले ये ड्यू होती है बाद में रिसीव होती है, क्योंकि एप्लीकेशन पहले आती हैं बाद में अलॉट किए जाते हैं, तो फिर ये पहले ड्यू होती है बाद में मनी रिसीव होती है, राइट। तो इतना समझ आया। और इसके बाद क्या होगा? ये रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऐसे करके आपकी फर्स्ट कॉल की भी सेम हो जाती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब रिसीव होती है तो इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो इनकी नरेशन आप सिंपल लिख सकते हो। अगर अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रही तो लिखो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन जितने भी शेयर्स दिए गए एट द रेट जितना भी अमाउंट उसकी वैल्यू है। वैसे आप फर्स्ट कॉल की भी नरेशन लिख सकते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स एट द रेट ये, ठीक है, जितने का भी अमाउंट है। तो ये आप इतना कर लेंगे। फिर जब बात करते हैं प्रीमियम की, तो प्रीमियम की एंट्री में क्या होता है कि जब आप जो ड्यू वाली एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू इक्विटी, और जो आपकी ड्यू वाली एंट्री होती है अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की, अलॉटमेंट की जो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें ऐड क्या करेंगे आप? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें बस इतना ऐड करना है आपको। एंड जितने का भी प्रीमियम है, देखो प्रीमियम का वैल्यू कैसे निकलेगा? ऑल्दो किसी किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है इसलिए बता रही हूँ। जो शेयर की फेस वैल्यू है और जो उसमें एडिशनल वैल्यू, मतलब कि ओवरऑल वैल्यू कितनी लिखी है उसमें, फेस वैल्यू ओवरऑल वैल्यू, जो भी शेयर की वैल्यू जितने पर इशू हुआ है शेयर और उसकी फेस वैल्यू क्या है उसको माइनस कर दो, प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी प्रीमियम का प्राइस होगा उससे शेयर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? जितने शेयर्स हैं उसके अमाउंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो अमाउंट आएगा वो सब पूरा टोटल आएगा। वहाँ पर अमाउंट का प्राइस गिवन है वो वाला जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, राइट।
अब हम बात करते हैं कॉस्ट इन एरियर की। तो कॉस्ट इन एरियर को हम लोग करते हैं डेबिट। अब देखो ड्यू तो सेम अमाउंट से होगी, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर पैसा नहीं दे रहा ना, कंपनी की तरफ से वो अपनी जब एंट्री करेगी अकाउंट में तो वो अपनी ड्यू की तो एंट्री करेगी ना। तो जो भी ड्यू वाली एंट्री होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है जो भी मनी रिसीव्ड होती है उसमें। जैसे एप्लीकेशन पे ऑल तो नहीं होगा, क्वेश्चन एरिया अलॉटमेंट से स्टार्ट होता है। बैंक अकाउंट डीआर, क्वेश्चन एरिया अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यही तो एंट्री होती है ना अलॉटमेंट की, मनी रिसीव होती है। इसमें हमने क्या किया, क्वेश्चन एरियर को डेबिट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एरियर का ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर अलॉटमेंट पे है तो अलॉटमेंट में डेबिट कर देंगे मनी रिसीव वाले में, और अगर फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल पे, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर अपने एडवांस में मनी दे देते हैं कंपनी को, तो वो क्रेडिट कर दी जाती है। ये भी, इसका भी ट्रीटमेंट जब मनी रिसीव वाली एंट्री होती है उसी में पड़ता है इफेक्ट, और किसी में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ड्यू वाली एंट्री में इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी एंट्री कॉल्स एडवांस दिया गया तो कॉल्स एडवांस के लिए आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एडवांस में आप जब अलॉटमेंट में तो एंट्री आप क्रेडिट करोगे, बट फर्स्ट कॉल में डेबिट हो जाएगी। अब भाई उसने एडवांस में दिया है आपको पैसा, आपने अलॉटमेंट में तो ऐड कर दिया, अब फर्स्ट कॉल में जो है उसका माइनस तो करोगे ना उतना जितना एडवांस किया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट कॉल में डेबिट कर देते हैं, ठीक है। ये कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट होता है। कॉल्स इन एरियर का सिंपल है, उसमें बस डेबिट करना होता है जितना पैसा नहीं दिया। कॉल्स इन एडवांस में आपको क्रेडिट करके फिर डेबिट करना होता है, ठीक है। अब नहीं दिया, बाद में दे दिया, तो आप कॉल उसका अमाउंट लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डीआर, तो जो भी कॉल है उसमें बैंक उसका अमाउंट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके हो जाती हैं कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, एट बार, एट प्रीमियम। तो ये सब आपके जो सिंपल टॉपिक होते हैं। एक कैश बुक आता है, तो कैश बुक में आपको क्या करना होता है कि जो भी कैश की एंट्री है वो कैश अकाउंट में डालनी होती है, ठीक है। तो इतना बहुत ईजी होता है। अब मेन बात आती है, अब देखो जब अब एक फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली समझ में आएगा आपको। जब कंपनी इशू करती है शेयर्स को, तो उसके सामने 3 सिचुएशंस आती हैं। पहली तो कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने पब्लिक सब्सक्राइब कर ले, इसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या आती है कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उससे कम पब्लिक ने अप्लाई किए, इस सिचुएशन का नाम होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन क्या आती है कंपनी के सामने, कंपनी ने शेयर्स इशू किए उससे ज़्यादा पब्लिक ने अप्लाई किए, एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई जितने शेयर्स इशू किए थे, इसका नाम क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। यही वो टॉपिक है जो आपको परेशान करता है, ठीक। फुल्ली सब्सक्राइब में कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे अभी तक एंट्रीज होती हैं वैसे ही होंगी, तो फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस खत्म। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कोई ज़्यादा नहीं है, बस उसमें क्या जितने भी शेयर्स अप्लाई किए हैं पब्लिक ने उसी शेयर से क्वेश्चन लगेगा, ये भी खत्म। जो भी मिनिमम शेयर्स हैं उससे क्वेश्चन लगेगा अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब बात आती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब ओवर सब्सक्रिप्शन को समझते हैं डिटेल में। हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन में भी 3 केसेस होते हैं। अब जब शेयर्स की एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा आ जाती है तो कंपनी क्या करती है, उसके पास 3 मेथड होते हैं इन शेयर्स को डील करने का, इन शेयर से डील करने का। पहला क्या कर सकती है कंपनी, पहला तो जो भी एक्स्ट्रा शेयर्स आए हैं एप्लीकेशन, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दे, उन लोगों का पैसा वापस कर दे। जो भी शेयर होल्डर ने ज़्यादा शेयर्स को अप्लाई किया है उनका पैसा वापस कर दे, एक तो ये कंडीशन हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजेक्शन। अब बात करते हैं सेकंड, कंपनी क्या करती है कि शेयर्स को कुछ रेशियो में दे देती है, शेयर होल्डर को शेयर्स को इशू करती है कुछ रेशियो में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं प्रो राटा। यही जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन में गड़बड़ करवा देता है, बट बिलीव मी इसका मैं इतना बेहतरीन तरीका आपको बताने वाली हूँ, इससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, और मिस्टेक की कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। मैथड जो होता है कंपनी डील करती है शेयर होल्डर के साथ वो प्रोराटा का हो गया। थर्ड जो केस बनता है वो क्या करती है, वो कंबाइंड, कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, कुछ शेयर्स को प्रोराटा बेसिस पर इशू कर दिया। अभी जो कंबाइंड वाला है मोस्टली कंबाइंड वाला परेशान करता है, और जो रिजेक्शन वाला वो इसलिए हो जाता है, और जो प्रोराटा वाला अभी है उसको भी देखना पड़ेगा, वो भी थोड़ा नहीं समझ में आता है आप लोगों को। प्रोराटा को हम लोग एक टेबल की हेल्प से समझेंगे, और तो देखते हैं कि टेबल कैसे बनती है। टेबल वो समझ गए तो सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे प्रोराटा के, ठीक है, इजीली। और उसके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ा वेट कीजिए, कॉपी पेन लेके आइए, जैसे टेबल बता रही हूँ उसी तरीके से टेबल बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए कुछ टेबल बनाने की हर क्वेश्चन में, और अपने स्कोर को सिक्योर कीजिए। ये आपके आने वाले हैं 10 मार्क्स के, ठीक है।
अभी देखते हैं कि प्रोराटा वाले क्वेश्चंस के लिए कैसे टेबल बनती है और कैसे बनानी है। तो स्टार्टिंग में जो टेबल बनती है उसमें फर्स्ट कॉलम आता है कैटेगरी का। कैटेगरी में आप 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बनेगी कॉलम वो होगा आपका शेयर्स अप्लाइड का। जितने भी शेयर्स टोटल अप्लाई किए हैं पब्लिक ने उतने शेयर्स आप उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग जितने भी शेयर्स अप्लाइड किए होते हैं पब्लिक ने उतने शेयर्स लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के अमाउंट से। तो इसका मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर। और नेक्स्ट कॉलम भी हम लोग यही बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम आ गया आपका कैटेगरी का, सेकंड कॉलम आपका शेयर्स अप्लाइड का, एंड थर्ड कॉलम आपका आता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो होता है कंपनी ने शेयर्स कितने अलॉट किए, राइट। अप्लाइड शेयर में से कितने शेयर्स अलॉट किए। अब उसके लिए हमारा कॉलम बनता है शेयर्स अलॉटेड का। अब जितने भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं वो शेयर्स लिखे जाएंगे। और फिर अलॉटेड शेयर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एप्लीकेशन अमाउंट के ही साथ। देखो जितने अप्लाइड में शेयर्स थे उसका भी अमाउंट एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा और जितने अलॉटेड हैं उनका भी पहले मल्टीप्लाई हम लोग एप्लीकेशन के अमाउंट के साथ करेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा वो आपका अमाउंट कहलाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। फिर जो राइट, तो आपके ऐसे करके 5 कॉलम हो गए। पहला कैटेगरी का, सेकंड शेयर अप्लाइड का, थर्ड शेयर्स अप्लाइड के बाद जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर्स, नेक्स्ट शेयर्स अलॉटेड का अमाउंट, और फिर नेक्स्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशंस, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटेड शेयर्स जिसको हम लोग एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका कॉलम, आपका बनेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एंड ऐसे सो ऑन करके आपका हो जाएगा। लास्ट में आपका बनेगा रिफंड का। और जो एप्लीकेशन तक तो यहाँ आपके सारे बनेंगे। उसके बाद जो कॉलम बनते हैं वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। अगर क्वेश्चन में अलॉटमेंट तक ही जो भी मनी यूटिलाइज हो रही है तो अलॉटमेंट तक बनाएंगे। अगर उसमें लिखा है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट की जाएगी तो फर्स्ट कॉल का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी टेबल बनती है पूरी। अभी हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो क्लिप को आप देखिए और उसमें देखिए कैसे सुजुकी लिमिटेड कंपनी जो है उन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है और उनके पास जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो है 95,000 की, राइट। एंड बोला गया है कि अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर। 83,000 शेयर की जो एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रोराटा बेसिस पर अलॉट करना है, प्रोराटा बेसिस पर। तो देखते हैं वीडियो क्लिप में कैसे अलॉट किए जाएंगे और इस टेबल की कहाँ कहाँ पर हेल्प होने वाली है। नाउ लेट्स सी सब्सक्रिप्शन टेबल, सब्सक्रिप्शन टेबल, राइट। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कैटेगरी, राइट। कैटेगरी होगा यहाँ पे आपका शेयर्स अप्लाई, जितने शेयर्स अप्लाई किए गए, शेयर्स अप्लाई। उसके बाद शेयर्स जितने अप्लाई उसके अमाउंट कितना रिसीव हुआ है यहाँ पे शेयर अमाउंट रिसीव ऑन अप्लाई शेयर्स, अप्लाई शेयर्स जितने अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। ये बता रही हूँ आप अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको होगा शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड। अब अलॉट कीजिए उसका अमाउंट कितना है, यहाँ पे अमाउंट रिसीव, यहाँ पे आप सकते हैं एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपका अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। अगर फर्स्ट कॉल तक दिया गया तो अमाउंट फर्स्ट कॉल लेगा, अदरवाइज यहाँ पे आप लिखेंगे रिफंड, राइट। सिर्फ अलॉटमेंट का बोला गया अलॉटमेंट की यहाँ पे, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल भी बोला गया तो फिर आपका फर्स्ट कॉल जुड़ जाएगा और रिफंड का आ जाएगा, ठीक है। जब आप इतना कर लें, सबसे पहले तो आपको ये सारे कॉलम्स के नेम याद होने चाहिए। जब आपके ये नेम याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर सकेंगे। देखो कैटेगरी में तो सब जो भी कैटेगरी बोली गई है जिस भी कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी ऐसे आ जाएगा, राइट। शेयर्स अप्लाइड में क्या आएगा, शेयर्स अप्लाइड में जो भी शेयर्स अप्लाइड किए गए टोटल शेयर जितने अप्लाइड होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। फिर जो एप्लीकेशन का अमाउंट होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, राइट। उनसे एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके शेयर्स अप्लाइड अमाउंट निकल आएगा। फिर जितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, मतलब कि शेयर्स जितने अलॉट किए हैं, जितने कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए हैं और एप्लीकेशन का अमाउंट जितना उससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें जो यहाँ पर अमाउंट रिसीव होगा और इसमें अमाउंट जो यहाँ पर रिसीव होगा उसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि जो अप्लाइड है वो ज़्यादा है, जो अलॉट किए हैं वो कम अलॉट किए हैं। तो जितना कम होगा वो आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि जितने शेयर्स अलॉट किए हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट के प्राइस से। अगर वो कम आ रहा है तो फिर आपको वही लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखते हैं फिर आपको समझ आएगा अच्छे से। क्वेश्चन हमने ले लिया है, सुजुकी लिमिटेड issued a prospectus inviting application 60,000 shares of 10 rupees each at a premium of 30% payable as follows। 60,000 शेयर्स हैं सुजुकी लिमिटेड ने इशू किए हैं एप्लीकेशंस इन्वाइट करने के लिए, 30% का प्रीमियम है। दैट मीन्स कितना हो गया, 10 का 30% हो गया 3, 3.5 रुपये की एप्लीकेशन है, 5.5 रुपये की अलॉटमेंट है, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज़ की एंड सेकंड कॉल है आपकी 2 रुपीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्राइस दिया गया है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 95,000। अब देखो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ, कंपनी ने इशू कितने किए शेयर 60,000 के,
और एप्लीकेशंस कितने क्या है 95,000, 35,000 के एक्स्ट्रा आ गई एप्लीकेशंस, इसको ही हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो 35,000 एक्स्ट्रा आ गई। अब देखते हैं कि कंपनी ने क्या किया है इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन में के केस में। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000। अब 80,000 जो शेयर्स थे उनके लिए प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर दिए गए शेयर्स को, ठीक है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस वर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो ओवर पेड है वो अलॉटमेंट में यूज़ कर दी गई है, राइट। एक्स टू whom 1500 शेयर्स अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट, ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेबल बनाना सीख रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 95,000 जो शेयर्स हैं एप्लीकेशन आई है, अलॉटमेंट कितने को मिला है 80,000 शेयर्स वाले को, समझ आ रहा है। तो 15,000 शेयर्स क्या क्या हुआ, 15,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। अगर इसमें बोला ही नहीं गया है कि 15,000 शेयर्स का क्या हुआ तो हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ओके। तो अभी देखते हैं कि इस टेबल में कैसे अप्लाई करना है इसको। तो हमारी ये टेबल है, इसमें कितना बोला गया था कि अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000। देखो अब ये 80,000 कितने अप्लाइड से, ठीक है। अब इसमें देखो अमाउंट कितना है एप्लीकेशन का 3.550, 3.50 मतलब 3.5 रुपये का है एप्लीकेशन। तो 3.5 रुपये के हम लोग 80,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अप्लाइड शेयर्स पर अमाउंट कितना रिसीव हुआ 80,000 इंटू 3.5 रुपये, मतलब कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ 80,000 इंटू 3.50। अब जो इसमें अमाउंट आएगा वही तो रिसीव होगा। तो देखते हैं कितना रिसीव हुआ, 8×3 = 24, 2,40,000 हो गया, 2,80,000 हुआ टोटल अमाउंट रिसीव, ठीक है ना। 2,80,000 रुपये का अमाउंट रिसीव हुआ है। शेयर्स अलॉट कितने किए हैं, अब अलॉट तो 60,000 हुए हैं। अब देखो कंपनी जितने शेयर्स इनवाइट करेगी उतने ही शेयर्स तो इशू कर पाएगी, उसके पास लिमिट तो 60,000 की ही है। 80,000 शेयर होल्डर 80,000 शेयर के एप्लीकेंट को 60,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग प्रोराटा पर अलॉट किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, अब 60,000 इंटू 3.5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 6×3 = 18 एंड 2,10,000, 2,10,000 का यहाँ पर अलॉटमेंट पर रुपीज़ आ गया हमारे पास, समझ आया। अब बोल रहा है कि जितना भी एक्स्ट्रा है वो हमारा अलॉटमेंट पर यूज़ होने वाला है। अलॉटमेंट में कितना है 70। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखी होती कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट तो अलग ट्रीटमेंट होता। अगर अब यहाँ पर लिखी है तो आप डायरेक्टली इसमें से सब्ट्रैक्ट करते जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर यहाँ पर ये लाइन नहीं लिखी होती तो आपको क्या करना पड़ता, इस जो अलॉटेड शेयर्स हैं उसमें अलॉटमेंट की जो भी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता और जितना अमाउंट बचा है वो देखना पड़ता, उन दोनों में से जो भी कम होता वो अमाउंट यहाँ पर जाता। मेरी बात समझ में आ रही है ना, राइट। तो इतना ही हो गया। अब सेकंड केस क्या है कि जो 15,000 है वो तो हो गए हमारे रिजेक्ट। तो 3.5 करेंगे तो 15×3 = 45, 45 + 7 52,500, ये हमारा जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा 52,500। यहाँ पर हमारा 70,000 आ जाएगा, ये अपना टोटल आउट कर लेंगे 2,10,000। तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा 500, 8 5 13 3,32,500। अब आप लोग क्या करिए यहाँ पे टोटल करिए 2,80,000 हुआ और 52 तो पूरा आ गया 3,32,500। तो इस तरह से टेबल बनेगी, ओके। इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि प्रोराटा वाले क्वेश्चंस के लिए हम लोग टेबल को कैसे अप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, अभी जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू अलॉटमेंट, मतलब कि जितना भी अमाउंट एप्लीकेशन मनी है वो हमारा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो रहा है फिर तो आप डायरेक्टली जो भी अप्लाइड अमाउंट है और जो भी अलॉटेड शेयर्स का अमाउंट आया है उसका सब्ट्रैक्ट करते जो भी रिमेनिंग आता है वो आप लिख सकते हैं अलॉटमेंट मनी में। बट अगर ये आपके पास लाइन नहीं होती और यहाँ पर लिखा होता कि मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अगर फर्स्ट कॉल तक मनी आ रही होती तो आप कैसे करते हैं, उस केस के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट अभी जो क्वेश्चन था उसमें 80,000 शेयर्स या एप्लीकेंट्स को हमें कितने अलॉट करने थे 60,000 शेयर्स, राइट। तो 80,000 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें कि अमाउंट रिसीव ऑन अप्लाइड से कितना हुआ 2,80,000, क्योंकि एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो है 3.5 रुपये। तो 80,000 इंटू 3.5 में 3.50, तो ये आपका आ जाता है 2,80,000। और जो अलॉटेड शेयर्स अलॉट कितने की कंपनी शेयर 60,000,
60,000 शेयर्स अलॉट किए। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे अलॉटेड शेयर्स पे अमाउंट कितना रिसीव हो गया है, 60,000 इंटू एप्लीकेशन अमाउंट कितना 3.5 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया आंसर 2,10,000। देखो अब जो अप्लाइड अमाउंट है वो है हमारा 2,80,000 और जो अलॉटेड अमाउंट पर अलॉटेड शेयर्स जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो है 2,10,000। अब जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 70,000। ठीक है 70,000 आ रहा है। बट ये केस उसमें है जब आपके लिए बोला गया है कि अलॉटमेंट है कि आपकी एडजस्ट हो रही है एप्लीकेशन मनी। बट जब फर्स्ट कॉल बोला गया है तो आपको अलॉटेड शेयर्स यहाँ पर 60,000 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी के साथ। जितना भी रेट है अलॉटमेंट का उसके साथ मल्टीप्लाई करना। जैसे 60,000 यहाँ पे अलॉट हुए शेयर्स और जो अलॉटमेंट मनी अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो आपका यहाँ पर है 5.5। तो हम लोग 60,000 इंटू 5.5 करेंगे तो आपका लमसम अमाउंट आएगा 3,30,000। राइट 3,30,000 अमाउंट आया और जो सब रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है वो 70,000 है। तो यहाँ पर जो भी कम होगा विच एवर इज लेस उस अमाउंट को हम लोग अलॉटमेंट में लिखेंगे। अब यहाँ पर 70,000 कम था तो हम लोग यहाँ पर 70,000 लिख देंगे। ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ पर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है अलॉटेड शेयर्स इंटू अमाउंट ऑफ जो भी प्राइस है अलॉटमेंट का उससे अगर वो वाली वैल्यू कम होती तो हम लोग वो वाली वैल्यू लिखते और फिर जितना बचता उसको हम लोग रिफंड कर देते। ये तो आपका सिंपल ट्रीटमेंट हो गया कि जो भी शेयर्स हैं और जो भी अलॉटेड शेयर्स हैं तो कितने शेयर्स किसको मिलने हैं वो उस रेशियो में हम लोगों ने देख लिया। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है क्वेश्चंस में, जब कोई शेयर होल्डर अमाउंट नहीं पे कर पाता है कोई कॉल का, वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है ट्रीटमेंट अलॉटमेंट मनी के लिए। ठीक है अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्यों ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जब उसने अप्लाई किया था, अप्लाई तो ज़्यादा शेयर्स के लिए किया है उसको मिले कम है, तो कंपनी के पास जो पैसे गए हैं वो तो अप्लाइड शेयर्स के अकॉर्डिंग गए ना, तो जो एक्स्ट्रा मनी है उस एक्स्ट्रा मनी के लिए कंपनी बोलती है कि आपका जो भी आगे कॉल्स हैं उसमें एडजस्ट कर देंगे या फिर अलॉटमेंट में आपका जो भी एक्स्ट्रा मनी है वो हम लोग अलॉटमेंट में या फिर फर्स्ट कॉल में ऐसे करके एडजस्ट कर देंगे। ठीक है मोस्टली कंपनी अलॉटमेंट के लिए बोलती है, अगर फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हो रही तो फर्स्ट कॉल तक भी उसको करनी पड़ेगी। तो इस केस में क्या होता है, पहले तो हमें ये देखना पड़ता है शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं क्वेश्चन में अप्लाइड दिए गए हैं या फिर अलॉटेड दिए गए हैं। राइट सबसे पहले तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं वो अप्लाइड हैं या फिर अलॉटेड हैं। तो पहले आपने देखा कि शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर्स दिए गए हैं अलॉटेड शेयर दिए गए। सपोज किसी भी एक्स शेयर होल्डर के 200 शेयर्स अलॉटेड गिवन है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा अप्लाइड शेयर्स। उसके लिए हमें यहाँ पर देखना है कि निकाल क्या रहे हैं। अगर हम लोग अप्लाइड शेयर्स निकाल रहे हैं तो अप्लाइड शेयर्स को ऊपर रखेंगे अलॉटेड शेयर्स को नीचे रखेंगे। मीन्स जो टेबल में हम लोगों ने लिखे थे ना अप्लाइड शेयर्स अलॉटेड शेयर, तो यहाँ पर वही हो रहा है और देखना है कि किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो पर्सन। उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है कि बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी या फिर बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि अप्लाइड शेयर्स कितने हैं अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। अगर अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड शेयर्स को ऊपर रखेंगे अलॉटेड शेयर्स को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी उसके अलॉटेड शेयर्स हैं इससे। राइट तो इतना क्लियर हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो अप्लाइड शेयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका अमाउंट कितना जा चुका है कंपनी के पास। ठीक है सपोज उसके जो अप्लाइड शेयर्स थे 200 थे और एप्लीकेशन का अमाउंट 3 रुपीज़ है, तो 600 तो जो अमाउंट है वो कंपनी के पास चला गया और उसको अलॉट कितने हुए, सपोज कर लीजिए 150 शेयर्स जो हैं उसको अलॉट हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसका कितना पैसे जाना चाहिए था कंपनी के पास 450। ठीक है 200 शेयर्स अप्लाई किए थे उसके अकॉर्डिंग कितना कंपनी का पैसा गया 600 रुपये। 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन थी। ठीक है और उसको अलॉट कितने हुए 150 शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स हैं 150। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसका पैसा कितना बन रहा था, उसका पैसा बन रहा था 450। कितना एक्स्ट्रा चलेगा 150 जो है रुपीज़ वो एक्स्ट्रा कंपनी के पास चला गया है। अब इस 150 का अमाउंट जो है वो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है अभी जो 150 का अमाउंट है तो उससे पहले से रिसीव हो गया ना, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कॉल्स इन एडवांस। उसका पैसा हमें पहले से एडवांस में आ गया कंपनी के पास, 150 रुपये का जो अमाउंट है वो पहले ही कंपनी के पास आ गया। ठीक है अब क्या करेंगे इतना समझा है। उसके बाद क्या करना है कि अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने हुई। ठीक है अलॉटमेंट मनी सपोज कर लीजिए जो 1 लाख शेयर्स थे अलॉटेड वो आपकी ड्यू होगी। अलॉटमेंट का प्राइस था 2 रुपीज़, तो अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुई 2 लाख से। अब हम लोग देखेंगे टेबल में एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव कितना हुआ। सपोज कर लीजिए कि एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो आपका 50,000 था, रिसीव हुआ था टेबल में। अगर टेबल में 50,000 एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ है तो ये
ड्यू अमाउंट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए। अलॉटेड शेयर्स 1 लाख थे, 2 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2 लाख की अलॉटमेंट ड्यू हो रही है हमारे पास। ठीक है, 50,000 जो मनी है एप्लीकेशन पे रिसीव हो चुकी है हमारे पास टेबल में। ठीक है, वो 50,000 हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, 50,000 हम लोगों ने यहाँ सेपरेट कर दिए। अब कितना अमाउंट बचा? 1,50,000। 1,50,000 अलॉटमेंट का बचा अमाउंट। अब हम लोग देखेंगे कि जो शेयर होल्डर है वो कितने शेयर्स पर कितना प्राइस के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट जो है वो नहीं पे कर पा रहा है। सपोज कर लो अलॉटमेंट उसके जो शेयर्स हैं 150 के, और वो कितना पे नहीं कर पा रहा है 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। देखो अलॉटमेंट थी तो 15 to 30, 300 रुपीज़ जो है वो पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो 300 अमाउंट है वो पे नहीं कर पा रहा, उसका एडवांस कितना था 150। तो ये जो कॉस्ट एरिया कितना हो गया हमारा 300 जो अलॉटमेंट पे नहीं पे कर पा रहा, और उसका पहले से कितना था हमारे पास 150 रुपये। तो वो 300 में से हम लोग 150 माइनस करेंगे, तो ये जो अब बचा है 150 का अमाउंट वो हम लोग अलॉटमेंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा अलॉटमेंट आ जाएगा 1,49,850, 1,49,850। तो इस तरह से अगर कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं पे कर पाता है तो इस तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है, राइट। तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, और जब शेयर होल्डर पे नहीं कर पाता है ये भी हमने देख लिया कैसे ट्रीट होता है। अब हमारे टॉपिक बचते हैं फॉरफीचर एंड रीइश्यू। ठीक है, फॉरफीचर का मतलब आपको पता होगा कि शेयर्स का कैंसिल होना, कि जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं पे कर पाता है तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीट कर देती है। ठीक है, कंपनी उनके शेयर को फॉरफीट कर देती है। इस केस में आपकी एंट्री बनती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जितने जो भी कॉल पर पैसा नहीं दे पाई तो उस कॉल को हम लोग क्रेडिट करेंगे, और टू शेयर फॉरफीचर, और कितना हमने उससे अमाउंट फॉरफीट कर लिया है वो हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो जाती है। रीइश्यू की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जितने भी शेयर्स रीइश्यू किए हैं और जितने प्राइस पर करें उससे मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे। अब देखो, अगर हम लोग रीइश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पर, अब जो शेयर्स हैं वो पार पे भी रीइश्यू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। ध्यान से सुनना, जब शेयर्स इशू करते हैं वो डिस्काउंट पर नहीं होते, बट जब री इशू करते हैं शेयर्स को तो हम लोग डिस्काउंट पर कर सकते हैं। अब जो डिस्काउंट में हम लोग करते हैं शेयर्स को इशू, तो हम लोग यहाँ पर अकाउंट DR शेयर फॉर फीचर अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो ये हमारी जब डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट पर री इशू कर रहे हैं, तो ये एंट्री होगी, और जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा। ठीक है, अगर प्रीमियम पे कर रहे होते तो आपकी एंट्री चेंज हो जाती है, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट वाले केस में क्या होता है कि जब हम लोग फॉरफीट करते हैं अमाउंट, तो उसकी जो फॉरफीचर की एंट्री होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या फिर फर्स्ट कॉल जिस पे भी पैसा नहीं मिला है, टू शेयर फॉरफीचर होता है। अब टू शेयर फॉरफीचर और जो री इशू के टाइम पर शेयर फॉरफीचर है उससे माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका फॉरफीचर रेशियो का। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए इशू ऑफ शेयर्स के। आने वाली वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है। सो इट्स ऑल अबाउट इशू ऑफ शेयर्स इन वन शॉट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।